नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखें तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। भारत रत्न सम्मान समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से किया गया सम्मानित। ये पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। पार्टी के अंदर हुई बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की कोलार सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। केवी गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। भारी दबाव के चलते मुनियप्पा के दामाद का टिकट काट दिया गया है। विद्रोहियों का कहना है कि ये मुनियप्पा की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की जीत है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कल प्रमुख दलों के नेता तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। लगातार विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों की मदद से निशाना बनाया जा रहा है। इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है। इंडी गठबंधन की महारैली पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि इन्हें राज्यों में कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसलिए वे केवल मौका देखते हैं। जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां अपना भाषण देने लगते हैं। आज जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की हैं उसकी जांच होनी चाहिए। देश की संस्थाओं को लगातार धमकियां देने को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एजेंसियों को फिर खुली धमकी दी। आयकर विभाग ने कल कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा था। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। बिहार की पूर्णिया सीट पर आरजेडी प्रत्याशी भीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी है। बावजूद इसके अब पप्पू यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। नागपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से टीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया। वहीं चेन्नई सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम ने भी चुनाव प्रचार किया। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी हुए सुपुर्दे खाक। पूरे राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और सैनिक बल तैनात। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ईरान के एक पोत एफबी अल कंबर को अगवा करने वाले लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया।
भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाकर अपहृत एफवी पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए इस सफल ऑपरेशन के बाद ईरानी जहाज में सवार 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित बचा लिया। भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम एफवी की सघनता से जांच कर रही है। हवाई लक्ष्यों पर तेजी से और सटीक निशाने लगाने के लिए भारत द्वारा अपग्रेडेड ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की फायरिंग क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के सीएम के बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस लिस्ट में 3 नाम कर्नाटक के प्रत्याशियों के हैं और 2 नाम राजस्थान से हैं। सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं दामोदर गुर्जर राजस्थान के राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर विभिन्न जिलों में अधिकारियों ने लोगों से अपने लाइसेंसी हथियार निकटवर्ती थाने या फिर अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज से देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में फिर से तेज वर्षा और तूफान की आशंका जताई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। देश के मैदानी राज्यों में जहां धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में अब भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग के अटल टनल में आज ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण रामबन सेक्टर में चट्टानों के गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आज सुबह यातायात के लिए बंद कर दिया गया। बीती रात पश्चिम बंगाल के नादिया में बिजली उपकरण रखने वाले एक गोदाम में आग लग गई। राजस्थान के कोटा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन विभाग के 12 दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में आग बुझा रहे 2 दमकल कर्मी भी घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। देवरिया के भलवनी कस्बे के पास टूंडी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला समेत 3 बच्चे शामिल हैं। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा कल रात ढह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह होली के 5वें दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की बधाई दी। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सर्वेक्षण के लिए धार में भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। राजस्थान आज अपनी स्थापना का 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी से पहले इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। रियासतों का एकीकरण पूरा होने के बाद इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि उन्हें विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में राजस्थान की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। नया वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स, ईपीएफ के साथ कई नियम शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 1 अप्रैल से नए नियम के तहत ईपीएफ खाता धारक की नौकरी बदलने पर पुराना पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिक नए खाते में ट्रांसफर होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के लॉग इन प्रोसेस में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव आने वाला है। पीएफआरडीए द्वारा अगले महीने से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू किया जाएगा। इसके बाद कोई भी एनपीएस धारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉग इन कर पाएगा।
1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में होगी लागू, जिसके तहत टैक्स भरने के दौरान पुरानी टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं करने पर भी 1 अप्रैल से ऑटोमेटिक नई टैक्स रिजीम हो जाएगी सेलेक्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए। भवन्ति हि विपर्यये। अयोध्यायाम आयोजिता जाता अद्वितीया अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा। वेद तो विज्ञान के अर्थ नहीं है, और वेदों की तो शुरुआत ही विज्ञान से होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, कुछ क्रेडिट कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इस बार 2024 तक फास्टैग की केवाईसी प्रोसेस पूरी न करने पर 1 अप्रैल से फास्टैग नहीं करेगा काम। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट ने विमानन नियामक डीजीसीए के पायलटों के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी मानदंडों को स्थगित करने पर चिंता जताते हुए मंत्रालय को लिखा पत्र। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट ने कहा कि परिचालकों के व्यावसायिक लाभ के लिए पायलटों के स्वास्थ्य के साथ नहीं किया जा सकता है समझौता। जी एंटरटेनमेंट ने अपने बेंगलुरु स्थित टीआईसी में लगभग 50% कर्मचारियों की छंटनी की। कंपनी ने एक विशेष समिति के सुझावों के बाद ये कदम उठाया। इस समिति ने कंपनी के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों का गंभीरता से आकलन किया था। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन के जरिए होने वाली धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों से 15 अप्रैल से यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए कहा। आयकर विभाग द्वारा पॉलीकेमिकल विनिर्माता कंपनी फॉरेस पॉलीमर्स के दिल्ली, गुजरात और हरिद्वार, उत्तराखंड स्थित विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। देश की बड़ी कारोबारी समूह एल&टी ग्रुप की फाइनेंस कंपनी का नाम बदलने जा रहा है। ग्रुप की एनबीएफसी कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स एलटीएफएच का नाम कंपनी पंजीयक आरओसी से अनुमोदन के बाद बदलकर एल&टी फाइनेंस लिमिटेड किया। भारत सरकार की ओर से अन्य देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते का असर निर्यात पर भी देखने को मिलेगा। 2030 तक भारत का निर्यात 1 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को किया जाता है। ये कुल निर्यात का 15% है। इसके बाद 11% के यूएई दूसरे नंबर पर, तो वहीं 5% के साथ हांगकांग तीसरे और 4% के साथ चीन और सिंगापुर चौथे पर। भारतीय जीवन बीमा ने कहा कि वित्तीय वर्ष के आखिरी में पॉलिसी होल्डर को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आज और कल एलआईसी के सभी ऑफिस आधिकारिक वर्किंग आवर्स के लिए खुले रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वार्षिक लेखाबंदी से जुड़ी कार्यों की वजह से 2000 रुपए के नोट की एक्सचेंज या डिपॉजिट की सर्विस बंद रहेगी। 2 अप्रैल से 2000 नोट एक्सचेंज की सर्विस शुरू हो जाएगी। थाईलैंड ने एक मानवीय पहल के तहत सैन्य शासित म्यांमार को सहायता पहुंचाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य 3 साल की अस्थिरता और तख्तापलट के कारण हुई हिंसा के बाद युद्धरत शिविरों के बीच बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 20,000 लोगों के लिए चावल, सूखा भोजन और अन्य आवश्यक सामान ले जाने वाले 4,000 राहत बैगों का पहला बैच थाई रेड क्रॉस द्वारा म्यांमार समकक्ष पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लड़ाई के कारण कम से कम 26 लाख लोग विस्थापित हुए और 18 लाख से अधिक लोगों को सहायता की जरूरत है। रमजान के पवित्र माह के दौरान बांग्लादेश के ढाका में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए खोली गई एक मस्जिद सरकार द्वारा दान की गई जमीन पर बनाई गई। बांग्लादेश के ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने नई मस्जिद बनाए जाने और उसमें इबादत करने देने के फैसले का स्वागत किया। ट्रांसजेंडर समुदाय की नेता जोईता टूनू ने कहा कि अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता और कोई भी किसी ट्रांसजेंडर
यह हमारी मस्जिद में प्रार्थना करने से इनकार नहीं कर सकता और कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता। मेक्सिको के दक्षिणी प्रांत तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव के पलटने से 8 लोगों की मौत हुई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति जीवित बच गया। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि वो एशियाई है। उन्होंने कहा कि शव प्लाया विंसेंटे शहर में एक समुद्र तट के पास पाए गए, जो ग्वाटेमाला के साथ मैक्सिको की सीमा से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र और कतर में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई। इजरायली वार्ताकार संभावित गाजा युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों शिन बेट और मोसाद से बातचीत के बाद आगामी कुछ दिनों में प्रतिनिधिमंडल दोहा और काहिरा जाएंगे। यूक्रेन के विरुद्ध रूसी आक्रामकता जारी। रूस ने यूक्रेन की बिजली परियोजनाओं को निशाना बनाते हुए 99 ड्रोन और मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने कहा है कि यह हमला पूरे देश में किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले से बिजली संयंत्रों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इहोर क्लीमेंका ने कहा कि पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई थी। इसमें 10 रीजन रूसी हमले की जद में आए। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवादी हमले में चीन के 5 नागरिकों की मौत। मामले की जांच के लिए पड़ोसी देश से चीनी जांचकर्ता पाकिस्तान पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने चीनी गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सेना का एक समर्पित बल स्थापित किया। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को निर्विरोध नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया। आसिफा ने उपचुनाव के लिए सिंध प्रांत के शहीद बेनजीराबाद क्षेत्र से नेशनल असेंबली की सीट NA 207 के लिए नामांकन दाखिल किया था। आसिफा के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले 3 उम्मीदवारों द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद आसिफा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ये सीट उनके पिता आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद खाली हुई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। इस मैच में लखनऊ टीम की कोशिश हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की होगी। वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 1 मैच में जीत हासिल हुई है। आज खेले जाने वाले मैच में पंजाब की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ शनिवार को मियामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रहे। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का सफर समाप्त हो गया। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को थाईलैंड की सुपरनिदा कैट थॉग ने 24-26, 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी ने 21-13, 21-19 से हराया। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में दिमित्रोव ने युवा स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को हराया। कजाकिस्तान की एलेना रायबागिना ने मियामी ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंतिम 4 के मुकाबले में रायबागिना ने बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेंका को 6-4, 0-6, 7-6 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के अंतिम 4 में डेनियल कॉलिंस ने रूस की एलेक्सेंड्रोवा को 6-3, 6-2 के अंतर से हराया।
करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू की फिल्म क्रू ने थिएटर्स में दस्तक दी। पहले दिन फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.30 करोड़ का बिजनेस किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने पटना शुक्ला की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म दबंग 4 को लेकर कहा है कि फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे ही अरबाज खान एक स्क्रिप्ट पर सहमत हो जाएंगे, फिल्म बन जाएगी। बिग बॉस 17 की रनर अप मनारा चोपड़ा ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने परिवार और दोस्तों के लिए मुंबई में एक पार्टी रखी, जहां प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी पहुंचे। रणवीर सिंह बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद अब पैन इंडिया स्टार बनने की तैयारी में जुट गए हैं। उनकी केजीएफ और सालार के निर्देशक प्रशांत नील के साथ एक एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और मेकर्स अब इस फिल्म की फाइनल चीजों पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हाल में हुई हार्ट के पेस मेकर की सर्जरी के बाद एक्टर ने हेल्थ की अपडेट दी है और अपनी एक फोटो पोस्ट की है। फोटो में एक्टर एक लेग लाइनर पर लेटे हुए हैं और उनके सीने पर एक मशीन है। एक्टर सोनू सूद क्रिकेटर्स के सपोर्ट में उतरे और फैंस से उन खिलाड़ियों का सम्मान करने की अपील की जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। सोनू ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के फैंस द्वारा भारी आलोचनाओं का सामना करने के बाद ये बात कही है। फिल्म 12वीं फेल की रिलीजिंग के बाद रातों रात सेंसेशन बनने को लेकर एक्ट्रेस मेधा शंकर ने कहा कि लोग उनकी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं। मेधा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2019 में की थी। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिटनेस मंत्र शेयर करते हुए कहा है कि ये मजेदार होना चाहिए और दोस्तों के साथ वर्कआउट करना सबसे अच्छा है। एक्टर प्रतीक सहजपाल ने अपकमिंग इमोशनल नंबर काबिल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये आज के रिश्तों पर आधारित है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने मशहूर फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा की तारीफ की और कहा कि उनकी क्रिएटिविटी कमाल की है। अजय देवगन की फिल्म शैतान 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। रिलीज के 21 दिनों में शैतान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 134.01 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। अब फिल्म 150 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।